हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, पृथ्वी की गतियाँ, विश्व का भूगोल हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन व परिक्रमण देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ जाता है, घूर्णन कैसे होता है, क्या होता है, आखिर इसका जो पृथ्वी पे असर क्या है, परिक्रमण क्या होता है, कैसे होता है, आखिर जो 21 जून हो गया, 22 दिसंबर हो गया, 21 मार्च हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे इन सब के जो प्रक्रिया होती है सारी कैसे होती है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी का जो आकार है कैसा है वो आपको जानना ज़रूरी है। पृथ्वी के आकार की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के आकार हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर दें कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पे चपटी हुई, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पे चपटी हुई तथा यहाँ पे उभरी हुई है, यानी कि जो विषुवत रेखा यहाँ पे उभरी हुई है। इसी को कहते हैं पृथ्वी का आकार जियोइड है। अगर परीक्षा में पूछ लेता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार हिंदी में उसे आप पृथ्वाकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पृथ्वाकार है, पृथ्वाकार है। यानी कि अगर इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे तो जियोइड। क्या कहेंगे? इसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है कि पृथ्वी का आकार क्या है। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो पृथ्वी का आकार की अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी का आकार जियोइड है। क्या है? पृथ्वाकार है, यानी कि जियोइड है। पृथ्वी का आकार अगर हिंदी में भी जियोइड लिख के दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वाकार है, यानी कि जियोइड है। अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। अब ये देखिए पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से क्या है, 23 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है, यानी कि ये सीधी नहीं है, झुकी हुई है। ऊपर क्या कहेंगे तो ये अपने उत्तरी अक्षांश की ओर कहेंगे तो ये 23.5 डिग्री क्या है, अपने कक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष से झुकी हुई है। तो यही चीज़ हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी सीधी नहीं, एकदम गोल है। लेकिन ये क्या है, सूर्य के जो अपेक्षा जब इसकी तुलना करेंगे तो ये अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसका जो अक्ष है ये अपने कक्षातल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगर आप यहाँ पे बात कर लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 66.5, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने अक्ष से पृथ्वी अपने अक्ष से याद रखना है, कक्षातल अपने अक्ष से कक्षातल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। याद रख लीजिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है, कोण बनाती है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का जो आकार है, ये तीनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो आकार है पृथ्वाकार है, यानी कि जियोइड है, और पृथ्वी अपने अक्ष से कक्षातल पर जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो याद रखिएगा, ये तीनों फैक्ट परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया है। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं पृथ्वी तल पे, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे क्या है घूमती है या रोटेट करती है, यानी कि पृथ्वी आप सभी को पता है कि पश्चिम से जो है पूर्व की दिशा में रोटेट करती है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमने बॉल ली है, ये मान लीजिए कि आप पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। क्या करती है, जब पृथ्वी ऐसे यहाँ पे टिकी हुई है, ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पृथ्वी है आपकी, इस प्रकार से जब घूमती है अपने कक्ष पे, ये थोड़ा झुकी हुई है, तो इस प्रकार से आप सीधा ना मान के इस प्रकार से मानिए
कि ये इधर की ओर झुकी हुई है। तो इस प्रकार से पृथ्वी क्या होती है, जब अपने अक्ष पे घूमती है, यानी कि ये धुरी हो गई, इसी पे जब घूमती है तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की जो है गतियाँ यानी कि घूर्णन हो जाएगा। अब पृथ्वी का घूर्णन क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, घूमती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। तो पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं, गतियाँ, तो यहाँ पे आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि दो प्रकार की गतियाँ हैं। एक आपका घूर्णन हो गया, क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा, और दूसरा जो बात करेंगे रोटेशन की, ये रोटेशन हो जाएगा, और दूसरा परिक्रमण हो जाएगा। तो परिक्रमण, अब हम चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं घूर्णन से क्या असर पड़ता है। घूर्णन हमने बात कर ली, आपको बता दिया है कि घूर्णन क्या होता है, कैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने कक्ष पे ही घूमती है, उसमें पृथ्वी के जो स्थान पे बदलाव नहीं आता, सिर्फ अपने कक्ष पे घूमती है, उसी को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। आपको याद रखना है, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति जो है घूमती है, उससे ही घूर्णन कहलाते हैं। तो ये आप लट्टू आपने नचाया होगा तो क्या होगा, लट्टू एक ही जगह जब स्पीड पकड़ लेता है तो एक ही जगह क्या होता है, नाचता रहता है, यानी कि उसका एक कक्ष हो गया और उसी पे क्या है, वो नाच रहा है गोल गोल। तो इसी प्रकार से ठीक पृथ्वी है, पृथ्वी जो है हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष से अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, पूर्व की दिशा में क्या है, लट्टू, पूर्व की दिशा में लट्टू की तरह क्या करती है, लट्टू की तरह घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू की तरह घूमती है, इसे ही घूर्णन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए घूर्णन जो पृथ्वी है वो किस रफ्तार से करती है, ये परीक्षा में पूछ लेता है। तो पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्या है कि घूमती है, आवर की स्पीड से घूमती है, स्पीड से घूमती है, से घूमती है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पृथ्वी है जो वो 1670 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से घूमती है, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है, एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अब जब पृथ्वी रोटेट करती है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फिर से कि ये आपकी पृथ्वी है, हमने आपको बताया था। अब ये पृथ्वी आपकी हो गई, तो पृथ्वी जब ऐसे, ये पृथ्वी आपकी हो गई है और ये सूरज है। देखिए यहाँ पे क्या होती है कि जो पृथ्वी है घूमती है, तो यहाँ पे ये सूरज है और ये आपकी पृथ्वी है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी मान लीजिए कि इस हिस्से में है अभी, तो ऐसे जब घूमेगी तो क्या होगी, धीमे जिस रफ्तार से घूमती हैं, फिर इसी वजह से क्या होता है कि अलग अलग दिन पे सूरज, यानी कि
जब इस भाग में है तो इधर बीच पीछे अंधेरा होगा और क्या होगा कि इधर उजाला होगा, यानी कि दिन होगा। जब ऐसे ऐसे घूमती जाएगी तो धीरे धीरे यहाँ पे उजाला इधर होता चला जाएगा और वहाँ पे अंधेरा होता जाएगा। इसी प्रकार से दिन और रात होते हैं, आपको समझ में आएगा। यानी कि सूरज से जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है कि दिन रात इसी प्रकार से होता है, आपको याद रखना है। एक स्थान पर अंधेरा तो एक स्थान पर उजाला होता है। तो इस प्रकार से दिन और रात क्या होते हैं, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से होते हैं। यदि पृथ्वी में घूर्णन ना हो, पृथ्वी ऐसे स्थिर रहे और ऐसे भी चक्कर लगाए तो हमेशा एक ही हिस्से पे क्या हो जाएगा, दिन होगा और एक हिस्से पे क्या हो जाएगी, रात होगी। यानी कि हमेशा के लिए एक हिस्से पे दिन और एक हिस्से पे रात होगी। यानी कि उस सिचुएशन में जीवन पृथ्वी पर संभव ना हो पाता। ये चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, विषुवत रेखा पे क्या होता है, दिन रात हमेशा समान होते हैं क्योंकि सूरज वहाँ पे क्या होता है, हमेशा सीधी रेखाएं पड़ती हैं। विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात समान होते हैं, दिन रात समान होते हैं क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, समान होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में यहाँ से जो प्रश्न होता है ये पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको दे रहे हैं क्योंकि जो विषुवत रेखा से जो कोणीय झुकाव है, जैसे हम आपको फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या हो गई, ये पृथ्वी की विषुवत रेखा यानी कि बीचों बीच की रेखा हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये घूमेगी पृथ्वी तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दिन रात यानी कि सूरज हमेशा यहाँ पे सीधी किरणें पड़ाएगा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमेशा दिन रात क्या होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो कोणीय झुकाव होता है वो शून्य होता है। सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव शून्य होता है, यानी कि ये झुका नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अभी विषुवत रेखा हो गई है, सदैव दिन रात होते हैं। अब जो आपको हम बताते हैं कि हवाओं की धारा, अब जैसे क्या होती है कि जो पृथ्वी जब रोटेट करेगी तो यहाँ पे हवाओं की धारा क्या होगी, बदलेगी। यदि स्थिर रहेगी तो हवाएं एक समान चलेंगी, लेकिन इसके घूर्णन के हिसाब से पृथ्वी में कहीं हवा तेज या धीमी चलती है और हवाओं का जो दिशा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर ये ऐसा ना हो तो हवा जो होती है वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि हवा नहीं चलेगी और जो है इनकी धाराओं में जो समुद्री धाराएँ हैं उनके में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि सब कुछ जो होता है वो स्थिर होता। अब पृथ्वी जैसे घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो देखिए पृथ्वी घूमती है लेकिन क्या होता है कि हमें अन्य ग्रह चलते हुए दिखाई देते हैं, सूरज चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे इसका आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल, क्या समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन में आप बैठे होते हैं, ट्रेन चलती है लेकिन जब आप देखेंगे पेड़ पौधे ज़मीन होगी वो आपको चलती दिखाएगी और ट्रेन आपको स्थिर समझ में आएगी। आखिर इसका कारण क्या है कि जिस चीज़ पे हम स्थिर होते हैं, ट्रेन पे हम स्थिर होते हैं और ट्रेन गतिशील होती है, लेकिन हमको ट्रेन गतिशील नहीं दिखती है, सामने वाला जो उसका क्या होता है कि दृश्य होता है वो गतिशील दिखता है। इसी प्रकार से अन्य ग्रह सापेक्ष है, पृथ्वी जो है सभी क्या होती है, चक्कर लगा रही होती है। इसीलिए क्या होता है कि पृथ्वी जो है स्थिर दिखाई देती है। ठीक ट्रेन के एग्जाम्पल से आप ठीक समझ सकते हैं। और अन्य ग्रह जो हैं चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि पृथ्वी चलती है और अन्य ग्रह जो हैं, अन्य ग्रह भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी जो आपको जो दिखाई देगा वो आपकी दिशा दिखाई देगी, यानी कि आपकी गति जो है वो दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ज्वार भाटा व जो दैनिक तरंगे, दैनिक आवृत्ति होती हैं, ये सब क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। जो ज्वार भाटा आता है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी स्थिति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। तो ये रहा पृथ्वी का घूर्णन। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी का जो है परिक्रमण। परिक्रमण इम्पॉर्टेंट है, घूर्णन भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण कैसे होगा, कैसे पृथ्वी परिक्रमण करेगी। अब देखिए पृथ्वी का जो परिक्रमण होगा वो कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल आखिर यहीं पे यही उठता है। देखिए घूर्णन तो होती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या है, घूमती है
उसे आप घूर्णन कहते हैं। लेकिन जो परिक्रमण होता है वो क्या होता है, जहाँ आप सभी को होता है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये केंद्र हो गया, अब पृथ्वी इसके चारों ओर क्या होती है, चक्कर लगाती है। लेकिन एकदम गोल दिशा में नहीं लगाती, गोलाकार नहीं लगाती है। एक जगह ये पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक हो जाती है और एक जगह सबसे दूर हो जाती है। तो इसकी जो है अलग अलग स्थिति होती है। यानी कि ये जो है बहुत स्पीड से, यानी कि 1,07,000 प्रति घंटा की दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार। चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं। जैसे कि पृथ्वी का परिक्रमण होता है तो आपको परिक्रमण करता है कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे ही क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब किस वृत्त पे, तो दीर्घ वृत्ताकार होती है। क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। अब दीर्घ वृत्ताकार कैसे होगा, मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है। सूर्य को हम क्या बनाते हैं, रेड से बनाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है लाल है, इसलिए हम इसको सूर्य को बना दिए यहाँ पे। ये हमारे सूर्य जी हो गए हैं। अब पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए कैसे दीर्घ वृत्ताकार होगा। अब ये कुछ हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। ये थोड़ा सा शेप अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए चीज़ों को हमने बना दिया है। अब दीर्घ वृत्ताकार में क्या होगा कि एक जो डिस्टेंस होगी ये कम होगी। जैसे सूर्य से ये दूरी कम है और ये अधिक है, और यहाँ पे थोड़ा सा चपटा हुआ भाग है। ये चीज़ आपको जानना है। यहाँ पे तो चपटा हुआ भाग है और ये जो है चौड़ा हुआ भाग है, यानी कि ये जो है सूर्य से नज़दीक भाग है, ये सूर्य से अधिक दूरी पे है। तो ये चीज़ है, इसी को कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। अब क्या हो जाएगा, पृथ्वी कैसे होगी, पृथ्वी आप सभी को पता है कि अपने अक्ष पे क्या है, 23 डिग्री क्या हुई है, झुकी है। ये हो गया, ये आपका ये चीज़ है। अब ये पृथ्वी यहाँ पे है, फिर क्या होगी, पृथ्वी जो है एक निश्चित समय के बाद कहाँ होगी, कहाँ होगी, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी। यहाँ होगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या होगी, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना हो, फिर ये इसी प्रकार से जो पृथ्वी की जो गति होगी ये होगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से गति कर रही सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करती है। तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो ध्रुव है, दोनों ध्रुव हैं, वो कुछ 6 माह के लिए जो हैं इसके सूर्य के सामने रहेंगे और 6 माह के लिए इसके पीछे रहेंगे। जैसे अभी हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कैसे परिक्रमण करते हैं ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए ज़रूरी है। अब स्पीड क्या होगी, 1,07,000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से क्या होती है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो स्पीड क्या होगी पृथ्वी की, ये चीज़ आपको जानना है। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर आवर की रफ्तार से जो है पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है। किस कक्ष में, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब इसको आपको समझना है, और इस पूरे सूर्य का एक चक्कर यहाँ से अगर पृथ्वी चली है तो इसको पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 365 दिन लगते हैं। उसके अलावा आप बात करेंगे 5 घंटा 48 मिनट। तो यहाँ पे 365 दिन 5 घंटा व 48 मिनट जो समय लगता है, और ये 4 साल में 5 घंटा जो है 48 मिनट जो है ये पूरा एक दिन हो जाता है। यानी कि जो लीप ईयर यानी कि चौथे साल में पृथ्वी जो है 366 दिन होते हैं, जो कि फरवरी माह में एक दिन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो है रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन नहीं आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कि सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे सूर्य का चक्कर लगाने से क्या जो विशेषताएं हैं क्या होंगी, यानी कि क्या असर पड़ता है, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको आप नहीं समझेंगे तो यहाँ से आपके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहीं पे पूछ लेता है कि क्या होता है इसका अर्थ।
तो पहले जो इसकी विशेषताएं हो जाएगी, दिन रात जो छोटा बड़ा है इसी कारण होता है। दिन रात का छोटा व बड़ा होना, छोटा बड़ा होना प्रमुख कारण जो इसका है, ये प्रमुख कारण जो है इसी का है, यानी कि परिक्रमण का है। यानी कि दिन रात छोटा बड़ा होगा। ऋतु में जो परिवर्तन होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसी की विशेषताएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन क्या हो जाएगा, दिन रात छोटा या बड़ा होगा, ऋतु में परिवर्तन होगा, कर्क मकर रेखाओं का निर्धारण इसी से होता है। कर्क मकर रेखा का निर्धारण, तो कर्क व मकर रेखा का निर्धारण भी होगा। इसके अलावा जो है ध्रुवों पे जो 6 माह जो होती है दिन रात होते हैं, क्यों होते हैं, इसी की वजह से होते हैं। ध्रुवों पर 6 माह दिन व रात होना, 6 माह दिन व रात होना, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। दिन व रात होना किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। एक और है जो है उपसौर और अपसौर की जो घटना होती है इसी कारण होती है। उपसौर और अपसौर घटना, ये सारी चीज़ें जो है पृथ्वी के परिक्रमण से होती हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण कैसे होता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, वो भी दीर्घवृत्ताकार में कक्ष में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो होता है पृथ्वी का जो होता है परिक्रमण कहलाता है। अब परिक्रमण के जो असर है, किस स्पीड से 1,07,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन होते हैं साल में, जबकि लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है आपको यहाँ पे जानना है कि दिन रात छोटा बड़ा होता है। उसके अलावा जो ऋतु परिवर्तन होता है, कर्क मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं तो ध्रुवों पर 6 माह का दिन रात होता है। उपसौर अपसौर की घटना जो है घटती है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ करने जा रहे हैं, क्या है, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए ऋतु परिवर्तन अभी हमने देखा है कि जो पृथ्वी की जो गतियां हैं यानी कि परिक्रमण होता है, इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। आप सभी को पता है कि जो सूर्य का जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समय में अलग अलग दिशा में कोण बनते हैं, और इसी के कारण कहीं गर्मी और कहीं सर्दी होती है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ऋतु परिवर्तन, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको देखना है। ऋतु परिवर्तन, अब ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या स्थिति बनती है, वहाँ पे क्या होता है, जो सूर्य की किरणों का होता है अलग अलग समय पे सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है, करती है तो अलग अलग समय में सूर्य का झुकाव जो है, सूर्य का जो झुकाव होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सूर्य का जो झुकाव होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसको हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे यहाँ पे चीज़ें। अब हम सूर्य को मोड़ के तथा पृथ्वी का झुकाव तो नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ों को अभी प्रैक्टिकल किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो झुकाव ये अलग अलग होता है। तो क्या होता है, इसी झुकाव के कारण जो है ताप का वितरण बदलता है। अब अलग अलग होता है, इसी झुकाव के कारण जो है, इसी झुकाव के कारण ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। और ताप परिवर्तन के कारण शीत
व ग्रीष्म शीत व ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। तो ये आपके लिए चीज़ों को हो गई नॉर्मल फैक्टर जो होगा। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इसी प्रकार से होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या होता है, अलग अलग समय पे सूर्य का झुकाव अलग अलग होता है। अभी हम इसको आपको मैप में बना देंगे। ये मान लीजिए कि 23.5 डिग्री ये पृथ्वी का झुकाव है। अब क्या होगा, पृथ्वी ये सूर्य है, ये मान लीजिए कि सूर्य है, ये मान लीजिए कि सूर्य है। अब यहाँ से क्या होगा, इस झुकाव से चलती है। तो देखिए ये अभी जो फ्रंट में ये झुकाव सूर्य के फ्रंट में पड़ रहा है। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे ये ऐसे आएगी तो ये पृथ्वी जो है पृथ्वी घूर्णन करेगी, लेकिन ये जो झुकाव है ये क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा और ये भाग सामने हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे अभी तक उजेला था अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चलेगा। तो जब दूर होगा तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जब नज़दीक आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ठीक ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है और दूर जाती है तो तापमान घट जाता है। इसी प्रकार से उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होना ठीक ऐसे ही है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कैसे सूर्य उत्तरायण तथा दक्षिणायन होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होगा। ये हमने देख लिया। अब देखिए अलग अलग स्थिति होती है। आपने पढ़ा होगा कि 21 जून की स्थिति क्या होती है, 21 मार्च की स्थिति क्या होती है, इन सब की स्थिति क्या होगी हम चलिए अब आपको हम बता देते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति होगी पृथ्वी की अलग अलग दशाओं में क्या होगी, इसको जानने के लिए आपको हम सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पे एक सूर्य तथा पृथ्वी का निर्माण करने जा रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। इसी के हिसाब से जो ऋतु परिवर्तन होगा कैसे होगा आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 21 जून की स्थिति क्या होगी, 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एक सूरज जी बनाते हैं, नीचे बनाते हैं जिससे कि ऊपर हम नोट भी कर सकें। ये हमारे क्या हो गए, सूरज भगवान हो गए हैं। अब यहाँ से जो पृथ्वी का जो रोटेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। यहाँ से पृथ्वी का जो रोटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये जो पृथ्वी है ये हमारी हो गई, ये जो होगा दीर्घ वृत्ताकार जो हो गया ये क्या हो गया, कक्ष हो गया पृथ्वी का। पृथ्वी इसी पे जो होगी ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, यानी कि रोटेट नहीं सॉरी रिवॉल्यूशन करेगी, यानी कि इसी को घूमेगी। तो ये देखिए ये कितनी दशाएं होंगी आपको यहाँ पे आप देखते हैं कि 21 जून, 21 मार्च, उसके अलावा आप बात करेंगे तो 4 जुलाई, 23 सितंबर, यानी कि कुल मिला के 6 जोन आते हैं। तो वो 6 जोन कौन कौन से होंगे, एक यहाँ पे ये जोन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, सूर्य जो है सूर्य कैसे पृथ्वी के अक्ष पे घूमेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ये कुछ इस प्रकार से 23 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे एक स्थिति वहाँ पे बनी है, ठीक इसी प्रकार से एक यहाँ पे स्थिति बनेगी। यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक यहाँ पे भी एक ऐसी स्थिति बनेगी, कैसी बनेगी आपको ये जानना जरूरी। अब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्थिति ऐसे हो जाएगी, ऐसे घूमते हुए आएगी। अब यहाँ पे एक स्थिति बनेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे पृथ्वी घूम जाएगी ऐसे। लेकिन जैसे यहाँ पे पृथ्वी पहुँचेगी ये पूरा जो होगा ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, ये बीचों बीच होगा, यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है, ये होगा, ये होगा। उसके बाद ये एक स्थिति अंतिम स्थिति बनेगी। यहाँ पे 2 स्थितियाँ बनेंगी, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक तो 22 दिसंबर की स्थिति यहाँ पे बनेगी। उसके अलावा इसको हम यहाँ पे ठीक से 2 स्थितियाँ कर देते हैं। एक यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्थिति कैसे बनेगी ये चीज़ आपको समझना है। एक यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये अलग अलग जो स्थिति बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है आप यहाँ पे समझ सकते हैं आसानी से। आप देखिए इसको अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे
तो कैसे है, देखिए 21 जून की स्थिति हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति होगी। ये आगे बढ़ेंगे जून से तो 4 जुलाई की स्थिति होगी। क्या होगी, 4 जुलाई की, 21 जून से 4 जुलाई की स्थिति, यानी कि ये सारी स्थितियां जो होंगी वो अलग अलग से किस प्रकार से बनेंगी, किस सिचुएशन में बनेंगी, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 जुलाई के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो 23 सितंबर की स्थिति क्या हो जाएगी, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ये 23 सितंबर की आपकी स्थिति होगी। उसके बाद आप बात करेंगे 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर की स्थिति होगी। यहाँ पे 22 दिसंबर के बाद अगर आप बात करेंगे, 22 दिसंबर से आगे बात करेंगे तो 3 जनवरी की, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है 3 जनवरी की। यहाँ पे 3 जनवरी के बात करेंगे 23 सितंबर से 21 जून हो गया है। अब मार्च की बात आती है तो आप सभी को पता है कि 21 मार्च की स्थिति। अब देखिए यहाँ से आप अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, यानी कि क्या होता है। आपको पता है कि जैसे जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत में क्या होती है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो भारत में क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको समझना है कि सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य उत्तरायण और यहाँ पे दक्षिणायन हो रहा है। क्या होगा यहाँ पे, दक्षिणायन। अब यहाँ पे आपको मानना है ये आपका जो ध्रुव हो गया है, इसी के सापेक्ष जो पृथ्वी होगी अपने अक्ष पे मुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे 21 जून। अब भारत की स्थिति से लेकर अगर आप चलेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब 2 चीज़ें यहाँ से जो दूरी है, डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लियरली, वो डिस्टेंस यहाँ से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस गई है, इसको हम ब्लैक से कर देते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये डिस्टेंस जो है यही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, उपभू और अपभू। देखिए जो उपसौर और अपसौर जो जिसे कहते हैं, पृथ्वी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से और यहाँ के बीच में सूर्य की दूरी कम है और यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी ज़्यादा है। तो इसे जो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक होता है तो यहाँ पे किसे कहते हैं, इसे कहते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उपसौर, और जो सबसे दूर होती आप का मतलब उठना होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, यानी कि उठ गई, यानी कि दूर चली गई। अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, और इसकी जो हो जाएगी 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे आपको चीज़ों को इस प्रकार से समझना है। तो उपसौर अब आप यहाँ समझ जाएंगे कि जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है, कब नज़दीक होती है, देखिए यहाँ पे जब भारत में जो ठंडी पड़ती है, यानी कि जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, सूर्य दक्षिणायन का मतलब यहाँ पे जब विषुवत रेखा को सापेक्ष मानेंगे, यानी कि जब सूर्य आपका विषुवत रेखा में सीधी रेखा में पड़ता है, यानी कि दक्षिणायन होता है, यानी कि भारत में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो क्या होता है कि ठंडियाँ पड़ती हैं। तो 3 जनवरी क्या हो, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो 3 जनवरी की स्थिति होगी, यानी कि ठंडियों में सूर्य क्या होता है, जो होगा कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा, यानी कि दक्षिणायन होगा। तो 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 मार्च, इन सारों चीज़ों में देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने का डिफरेंस होगा। यहाँ पे 21 से 23 के बीच में 6 डिफरेंस होगा, 6 माह का। अगर आप इसी तरह से 3 जनवरी और 4 जुलाई की बात करेंगे, 6 माह का। 22 दिसंबर से 21 जून के बीच में 6 माह का डिफरेंस होगा, यानी कि 6 माह के लिए सूर्य उत्तरायण तथा 6 माह के लिए दक्षिणायन होता है। अब इसको आप समझ रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन के बात कहेंगे तो जैसे अब देखिए दिन रात और में बढ़ोतरी कैसे होगी। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य भारत में उत्तरायण होता है तो सूर्य की किरणें जो होंगी वो क्या होगी कि दूर हो जाएगा सूर्य, तो क्या होगी कि यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी। तिरछी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा कि यहाँ पे कम समय के लिए दिन व रात होगा, और जब ये नज़दीक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सीधी किरणें पड़ेंगी, यानी कि यहाँ पे जब उत्तरायण होता है तो भारत में गर्मी पड़ती है और सीधी किरणें पड़ती हैं। तब क्या होता है कि यहाँ पे भारत में गर्मी बढ़ जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है ठंडियों में तो वहाँ पे परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो जाती हैं। उत्तरायण की यहाँ की जो किरणें होंगी वो तिरछी पड़ेंगी, इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो होगा ये टेम्परेचर कम होगा, और वहाँ पे जो है उत्तरायण होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। सूर्य गर्मियों में जो उत्तरायण होगा, यानी कि 21 जून से जो है आप मानते हैं कि 21 जून से दिन जो होता है वो छोटा होने लगता है।
सॉरी बड़ा होने, यहाँ पे जो होता है वो बड़ा दिन छोटा होने लगता है, और ये कब तक जाता है, 22 दिसंबर तक जाता है। इतने दिन में देखिए, अब ये कैसे आप समझ सकते हैं इसको, आपको ये जानना ज़रूरी है। सूर्य जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे क्या होगा कि सूर्य की किरणें क्या होंगी, कम फैलेंगी तो क्या हो जाएगा कि दिन क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जब प्रक्रिया आएगी तो क्या हो जाएगा कि ये दिन छोटा यहाँ से होता चला जाएगा। आपको ये सूर्य के नज़दीक आएगा तो सूर्य की किरणें कम स्थानों पे पड़ेंगी, तो इस प्रकार से दिन छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ से होगा तो दिन बढ़ने लगेगा, क्योंकि सूर्य से जो पृथ्वी की जो स्पेस है यानी कि दूरी है वो बढ़ने लगी। इस प्रकार से सूर्य का जो है उत्तरायण तथा दक्षिणायन होता है, किस स्थिति में क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब 21 जून की स्थिति की हम बात कर लें तो हम यहाँ पे नोट कुछ भी नहीं कराने जा रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे याद करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 21 जून की स्थिति हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं मार्च से जो होता है जून की स्थिति क्या होती है। मार्च के बाद जून आता है, तो आप सभी देखे होंगे कि मार्च के बाद क्या होता है, मार्च देखिए दिसंबर से क्या होता है कि दिन बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, और यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा। जनवरी में थोड़ा और बड़ा दिन होगा, मार्च में और जून में सबसे पीक टाइम होता है, यानी कि सर्वाधिक बड़ा दिन होता है। तो इस प्रकार से जब ऐसे दूरी बढ़ेगी तो दिन बड़ा होता चला जाएगा। अब इसको आप समझ रहे हैं तो क्या हो गया, सूर्य यहाँ पे क्या हो जाए, उत्तरायण होता चला जाएगा। तो 21 जो जून की स्थिति होती है इसमें क्या होता है कि सूर्य जो है 21 मार्च से जो है 21 जून तक क्या होता है, उत्तरायण होता है। उत्तरायण होने लगता है जिससे जो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ने लगेगी, जिससे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आएगा। सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो ग्रीष्म ऋतु आएगा। तो ये 21 जून की स्थिति हो गई है, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, सूर्य उत्तरायण होगा और गर्मियाँ अधिक पड़ेंगी। ये हो गए 21 जून की स्थिति। सूर्य उत्तरायण होगा, नोट कर लीजिए, सूर्य उत्तरायण होगा, उत्तरायण होगा, गर्मी अधिक पड़ेगी। ये दो स्थितियां आपकी 21 जून की हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 21 मार्च की। अब हम कैसे चल रहे हैं, इधर से इधर चलें। अब हम 21 मार्च से 3 जनवरी की अगर कंपैरिजन करेंगे या सितंबर की कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि इस 6 माह की बात अगर हम कर लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, 21 मार्च से जो है 23 सितंबर तक, 21 मार्च से जो 23 सितंबर तक होगा, सूर्य क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव में प्रकाशित होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव हो गया तो क्या हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, तो सूर्य क्या होता है कि इधर प्रकाशित होने लगता है, इस सिस्टम प्रकाशित होने हैं, यानी कि इस भाग में अब लगातार 6 महीने क्या होगा, दिन होगा। और जैसे आप बढ़ेंगे ये चीज़ें घूम के क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पे ये चीज़ें घूम जाएंगी, यानी कि अब सूर्य क्या होगा, इस भाग पे यानी कि दक्षिणी भाग पे पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इस 6 महीने जो है उत्तरी ध्रुव में जो होता है, क्या होता है, उजेला होता है, दिन होता है, और 6 महीने रात होती है, यानी कि इस भाग में लगातार 6 महीने दिन रहेगा और इस भाग में जो है उत्तरी ध्रुव पे हमेशा रात होगी। इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में इस भाग में क्या होगा, हमेशा दिन होगा, और इस भाग में यानी कि 21 मार्च से 23 दिसंबर तक हमेशा रात होगी। और 23 सितंबर से लेके 21 जून तक अगर बात करेंगे तो हमेशा दिन होगा। ये इस प्रकार की 21 मार्च तक दिन होगा, ये हमेशा इस प्रकार की ध्रुवों की प्रक्रिया चलती है। तो इसी को आपको यहाँ पे 21 मार्च की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। अब 21 जून की बात करते हैं तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है उत्तरी अक्षांश पे, यानी कि उत्तरी अक्षांश पे क्या होता है कि लंबवत पड़ता है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, यानी कि 21 जून को कहते हैं, आप कहते 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश में होता है। उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, 21 जून सबसे बड़ा होता है और 22 दिसंबर क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि गर्मियों में दिन बड़ा होता है। इस प्रकार से याद रखना है कि आपके जो इंडिया में होगा वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और 23 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। इसी प्रकार से आप प्रक्रिया को याद कर सकते हैं हमेशा के लिए।
अब 22 दिसंबर की स्थिति आपको यहाँ पे याद हो गई कि यहाँ पे सबसे क्या क्या हो जाएगा, बड़ी रात हो जाएगी, सबसे बड़ी रात हो जाएगी, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, ये दो प्रक्रियाएं यहाँ पे होंगी। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा आपको याद रखना है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। तो इस प्रकार से आप पूरा क्या है विषु को याद कर सकते हैं। भाई यहाँ पे 6 महीने का दिन, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात क्यों होती है, क्योंकि जब सूर्य देखिए यहाँ से, अभी जब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब जून से प्रक्रिया दिसंबर तक होगी, ये सूर्य क्या होगा, सूर्य का जो एक भाग होगा यानी कि दक्षिणी भाग होगा ये सूर्य के सामने होगा, इसके बाद जो है उत्तरी भाग जो है उसके सूर्य के सामने होगा, इसीलिए 6 माह दिन और 6 माह जो होती है रात होती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हो गई है ये सारी। अब आपको हमने बताया था कि विषुवत रेखा पे क्या है, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, दिन और रात हमेशा बराबर होगी, ये चीज़ हो गई है। अब सूर्य की सीधी रेखा क्या है, मकर रेखा पर कब पड़ती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो मकर रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी होती हैं। और जब उत्तरायण होता है यानी कि कर्क रेखा पे सीधी रेखा पड़ेगी, यानी कि भारत में कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और जब सूर्य उत्तरायण भारत में के समय होता है यानी कि गर्मियों के समय सूर्य उत्तरायण होगा, तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं, कई चीज़ें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होगा यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिन उत्तरायण जब होगा सूर्य, तो यहाँ पे कर्क रेखा पे दिन लंबे होंगे और रात छोटी होगी। इसी प्रकार से जो है मकर रेखा पे दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 23, 21 मार्च तथा 23 सितंबर की स्थिति की अब अगर हम बात करते हैं, इनकी और इनकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्थिति में विषुवत रेखा सूर्य पर सूर्य लंबवत पड़ता है। यहाँ पे इन स्थितियों में विषुवत रेखा पे सूर्य हमेशा लंबवत पड़ता है, इसलिए वहाँ पे दिन रात हमेशा क्या होती है, जब बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जब दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, तो इसे विषुव कहते हैं। 23 सितंबर की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शरद व दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 मार्च को क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। अगर आप बात करते हैं 23 मार्च की, तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 23 मार्च को आपको पता है कि क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है मार्च में। 23 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। में शरद, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को क्या होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु। तो इसी प्रकार से ये उत्तरी इसके विपरीत होगी। 21 मार्च को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। तो ये 23 सितंबर को यहाँ पे सर्दी हो जाएगी। तो ठीक इसी के विपरीत ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये हो गया आपका पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन तथा रोटेशन हो गया है। अगली वीडियो में हम आपको ज्वार भाटा कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार आप सभी को होना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।